हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक न्यू बैच स्टार्ट कर किए हैं जिसे सुपर 30 के नाम से जाना जाएगा, और उस बैच के माध्यम से यह आपको साइंस का पहला वीडियो मिलने वाला है। साइंस में कौन सा साइंस पढ़ने वाले हैं हम लोग, कौन सी साइंस देखने वाले हैं? तो फिजिक्स का अध्ययन करने वाले हैं, और फिजिक्स का टॉपिक है वेव अर्थात तरंग का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, PYQ विथ कॉन्सेप्ट। तो चलिए गाइज, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और दमदार तरीके से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और जिस एनर्जी से हम लोग आए हैं और जुड़े हैं, उसी एनर्जी से हमें जो है जुड़े रहना है। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? हमने पहले बताया गाइज कि हम लोग किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? तो वेव के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात तरंग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं? कह रहा है अल्फा किरणें, श्रव्य तरंगे, एक्स किरणें, बीटा किरणें। सबसे पहले हम अगर बात कर लें विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, तो तरंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो तरंग दो प्रकार की होती है। एक होती है यांत्रिक तरंग और दूसरा अयांत्रिक तरंग होती है। कौन सी होती है गाइज? तो अयांत्रिक तरंग होती हैं। सभी अयांत्रिक तरंगे, जितनी भी अयांत्रिक तरंगे होती हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्या होती हैं गाइस? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और जैसे अगर बात किया जाए अयांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? वे तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है चलने के लिए या संचरण करने के लिए या गति करने के लिए, उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं स्टूडेंट? आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और जो कुछ भी हम लोग बताएंगे वह इंपॉर्टेंट होगा और उसको नोट डाउन करते चलेंगे। और यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम की अगर बात किया जाए तो ठोस, द्रव, गैस। हमारे प्रकृति में मुख्यतः कितने माध्यम हैं? तो 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आइए चलते हैं हम अपने ऑप्शन की तरफ। कह रहा है अल्फा चुंबकीय तरंगे हैं। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? अल्फा किरणें, श्रव्य तरंगे, बीटा किरणें, एक्स किरणें। कौन सी है? एक्स किरणें। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन है? तो एक्स किरण है। एक्स किरण की अगर हम बात करें तो एक्स किरण की खोज रोंटजन महोदय ने किया था। किसने किया था गाइस? तो रोंटजन महोदय ने किया था। एक्स किरणों का हम प्रयोग कहां पर करते हैं? इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग चिकित्सक क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? तो चिकित्सक क्षेत्र में किया जाता है। किस के लिए किया जाता है? तो हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों की जांच करने के लिए किस किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का किया जाता है स्टूडेंट, है ना। जैसे आप लोग को कभी चोट वोट लगी होगी तो आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे तो एक्सरे करवाए होंगे, तो वही किरणें क्या होती हैं? एक्सरे। और एक्सरे कैसी तरंग है, कैसी वेव है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए, अल्फा किरण,
श्रव्य तरंग, श्रव्य अल्फा किरण, श्रव्य तरंग, बीटा किरण। श्रव्य तरंग किसे कहते हैं? वे तरंगे जिनको हम आसानी से सुन सकते हैं उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। श्रव्य तरंग का मान कितना होता है? तो श्रव्य तरंग का मान 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होता है। कितने के मध्य में होता है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है लाल का, नेक्स्ट नारंगी का, नेक्स्ट नीला का, फिर क्या कह रहा है? बैगनी। तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइज? वेवलेंथ की अगर बात करें जो है सबसे कम किसका है? तो हमारा राइट आंसर होने वाला है स्टूडेंट बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होने वाला है? राइट आंसर। अच्छा, एक चीज नोट करके लिख लेंगे आप लोग। एक वैज्ञानिक थे रैले महोदय ने बताया कि जो तरंगदैर्घ्य होता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आवृत्ति के। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आई होप आप लोग जानते होंगे कि अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, अगर आवृत्ति घटेगी तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। समझ में आया गाइस? चले हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है? पूछ रहा है आप लोगों से। नहीं है पहले को अंडरलाइन कीजिए। अब क्वेश्चन पर आइए। निम्न में से कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है? कह रहा है तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति, माध्यम। तरंग की अगर विशेषता की बात किया जाए तो आइए इसको एक समझा जाता है। इसकी विशेषता, तरंग की मुख्यतः 4 विशेषताएं होती हैं। पहला आयाम, दूसरा स्टूडेंट तरंग दैर्घ्य, तरंग, एक मिनट स्टूडेंट, तरंग दैर्घ्य, नेक्स्ट आवृत्ति, आवृत्ति, और नेक्स्ट होता है आवर्त काल। आवृत्ति किसे कहा जाता है? आवर्तकाल किसे कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य किसे कहा जाता है? आयाम किसे कहा जाता है? आइए विथ स्ट्रक्चर विथ फिगर हम समझा जो है हम लोग समझते हैं। एक मैं तरंग बनाया हूं, आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूं, और आप लोग बताएंगे पहले कि ये अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए बताइए जल्दी, ये कौन सी तरंग है? कमेंट करेंगे। तो इस तरंग की अगर हम बात करें तो जो यह तरंग है यह अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा है गाइज? तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। कोई भी तरंग, अगर इस तरंग की हम बात करें तो माध्य स्थिति यही तो होगी। कोई तरंग अपने माध्य स्थिति से जितना विस्थापन करती है वह उसका आयाम कहलाता है। वह उसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। और आयाम को स्मॉल
ए से प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है? स्मॉल ए से। अब आइए तरंगदैर्घ्य पर बात करते हैं। उभरी हुई ये जो संरचना आप लोग को दिख रही है, इसे बोला जाता है स्ट्रिंग, और धंसा हुआ जो भाग होता है उसे बोला जाता है गर्त। फिर उभरे हुए संरचना को क्या बोला जाएगा? स्ट्रिंग। आगे अगर और आप बनाएंगे तो फिर क्या होगा? गर्त का निर्माण होगा। तो तरंगदैर्घ्य दो स्ट्रिंगों, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट और स्ट्रिंग नंबर सेकंड, दो स्ट्रिंगों। आगे अगर आप फिगर बनाना चाहेंगे तो एक गर्त का और निर्माण होगा। ये इसको क्या बोला जाता है? गर्त। या दो गर्तों के बीच की जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसे बोला जाता है तरंगदैर्घ्य। हमने क्या बताया गाइस? दो स्ट्रिंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे बोला जाता है तरंगदैर्घ्य। और तरंगदैर्घ्य को किससे डिनोट किया जाता है? तो लैम्डा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों? तो लैम्डा से डिनोट किया जाता है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और फिजिक्स में जहां कहीं आप लोगों को आवृत्ति शब्द मिल जाए, उसका सीधा संबंध किससे होता है? तो ऊर्जा से होता है। किससे होता है? ऊर्जा से। जब मैं कहूंगा कि इस वेव का आवृत्ति कम है, इस तरंग की आवृत्ति अधिक है, तो आप समझ जाएंगे कि आवृत्ति जिसकी कम होगी उसके पास ऊर्जा कम होगा, और आवृत्ति जिसकी अधिक होगी उसके पास ऊर्जा अधिक होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। तो समझ में आया आवृत्ति। आइए एक मैं इधर फिगर बना रहा हूं छोटा सा समझाने के लिए आप लोगों को। कोई तरंग एक सेकंड में जितना चक्कर लगा लेती है, कोई तरंग कितने समय में? एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा कर लेती है, वह उसका क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। अर्थात एक सेकंड में तरंग कितने गर्त, कितने स्ट्रिंग का निर्माण की, कितना चक्कर लगा ली, और किसी भी तरंग का एक चक्कर तभी कहलाता है जब वह एक स्ट्रिंग और एक गर्त का निर्माण कर लेगा। तो कोई तरंग एक सेकंड में जितना चक्कर लगाती है, वह उसका क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। आइए आवर्तकाल पर बात कर लिया जाता है। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। कोई तरंग एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है, वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। और हमने बताया कि एक चक्कर किसी तरंग का तभी कहलाएगा जब वह एक स्ट्रिंग और एक किसका निर्माण कर ले? गर्त का निर्माण कर ले, तो वह क्या कहलाएगा? जो है आवर्तकाल कहलाएगा। जैसे ये तरंग है, यहां से चली होगी, यहां पर रुकी, इसके बीच में कितना समय लगा, यही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है, अर्थात आवर्तकाल। और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। शायद हम लोग आप लोगों को आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं नहीं बताए थे, तो इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एन से करते हैं। आइए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी तरंग की विशेषता नहीं होती है। हमने आवृत्ति भी बताया, आयाम भी बताया, तरंगदैर्घ्य भी बताया, लेकिन कहीं माध्यम बताया क्या? माध्यम का मतलब ध्वनि का माध्यम का मतलब तरंग चलेगी कि नहीं चलेगी, वो निर्भर करता है माध्यम पर। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा? और अभी जस्ट शायद हमने पहले क्वेश्चन में बताया था स्टूडेंट कि एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रेले, और इन्होंने बताया था कि जो तरंगदैर्घ्य होता है
वो आवृत्ति के, आप कह सकते हैं जो लैम्डा होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य और एन का मतलब क्या होता है, आवृत्ति। तो बताइए कह क्या रहा है, इससे आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, और जब मैंने बताया कि गाइज आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य इसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा जो है कि होगा, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। तो देखिए ऑप्शन यह बढ़ जाती है, यह एक समान रहता है, यह घट जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है तरंग का आयाम होता है। अभी हमने आयाम, इसीलिए गाइज मैं कहता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। अभी हमने आयाम को समझाया था, तरंग दैर्ध्य को समझाया था, आवृत्ति काल को, आवर्त काल को समझाया था, आवृत्ति को समझाया था। ये लो आपके सामने उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ गया। कह रहा है तरंग का आयाम होता है, तरंग की एक समयावधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी, 1 सेकंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी, एक तरंग लंबाई के बराबर की दूरी। क्या बताया था कि जब कोई तरंग अपने माध्य स्थिति से जितना विस्थापन करती है वह उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। विस्थापन क्या होता है गाइस, तो विस्थापन दूरी तो ही होती है। दूरी वास्तविक पथ के लंबाई को, टोटल लंबाई जो होगी उसको कहा जाता है, और किसी दो बिंदुओं के मध्य लघुत्तम पथ के लंबाई को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। लेकिन है तो दोनों दूरी। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं गाइस, तो अभी तो बताया था आप लोगों को, आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग की चाल, किसकी बात कर रहा है, तरंग की चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है। तरंग के रासायनिक गुण, तरंग की विशेषता, तरंग के घटक, तरंग के कार्य। और अभी तो हम लोगों ने देखा था कि आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति ये तरंग की क्या थी, विशेषता थी। तो तरंग की विशेषता ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होने वाला है स्टूडेंट, राइट आंसर होने वाला है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वोच्च होगा। कह रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 हर्ट्ज के आवृत्ति वाली तरंग, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, 300 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, 400 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। और पिछला कहानी याद कीजिए, अभी क्या बताया था कि तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, तो आवृत्ति के। किसके होती है स्टूडेंट, तो आवृत्ति के। बताइए ये सर्वोच्च की बात कर रहा है। जब आप तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो आवृत्ति क्या होगी, घटेगी। और जिसकी जितनी कम आवृत्ति होगी उसका उतना ही अधिक क्या होने वाला है, तरंग दैर्ध्य होने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हैं लैम्डा जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है एन के, यानी आवृत्ति के। तो सबसे कम आवृत्ति आप लोग को इस पूरे ऑप्शन में किसकी दिख रही है, तो 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली जो तरंग होगी इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए। चलें
अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आवृत्ति में प्रकट की जाती है और दर्शाती है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। आपसे पूछना चाह रहा है कि आवृत्ति को आप किसमें दर्शाते हैं या आवृत्ति को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो आवृत्ति को का जो प्रदर्शित किया जाता है या यसाई मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है स्टूडेंट? हर्ट्ज होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? हर्ट्ज। आइए एम्पियर की बात कर लें, डेसिबल की बात कर लें, ओम की बात कर लें। ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का होता है। किसका होता है मेरे प्यारे साथियों? प्रतिरोध का। डेसिबल किसका यसाई मात्रक होता है? तो तीव्रता का। किसका होता है? तीव्रता का। एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा का। चारों ऑप्शन हमारे क्लियर हुए। अच्छा, तीव्रता क्या होता है? कमेंट कीजिए आप लोग, तीव्रता क्या होता है? कमेंट कीजिए गाइस, तब तक हम पानी पी लें। तीव्रता क्या होता है? चलिए हम बताते हैं। किसी ध्वनि का तेज सुनाई देना या मंद सुनाई देना तीव्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर। मैं स्लो बोल रहा हूं, मेरी ध्वनि स्लो सुनाई देगी। मैं तेज से बोलूं, मेरी ध्वनि तेज सुनाई देगी। यह किस पर निर्भर करता है? तो तीव्रता पर करता है। किस पे करता है? तीव्रता पे करता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? इंफ्रारेड को आप अवरक्त किरण भी कह सकते हैं। कौन सी किरण? अवरक्त किरण। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। अनुदेशी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अच्छा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हम लोगों को बार बार परेशान कर रहा है, तो थोड़ा से इसके बारे में जान लिया जाए। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? तो नोट करके आप लोग लिख लेंगे, सभी अयांत्रिक तरंग, सभी अयांत्रिक तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जितनी भी अयांत्रिक तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अयांत्रिक तरंगे आप लोग जानते होंगे कि वे तरंगे जिनको चलने के लिए या संचरण करने के लिए या गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात ये माध्यम में तो चलेंगी ही, उसके साथ ये कहां पर चल लेती हैं? निर्वात में भी चलती हैं। इसे क्या कहा जाता है? जो है अयांत्रिक तरंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत नोट कर लेंगे, मैं कुछ अयांत्रिक तरंगे नोट करवा रहा हूं और इसको नोट कर लेंगे आप लोग। पहला लिखेंगे गामा किरण। कौन सी किरण? गामा किरण। दूसरा लिखेंगे एक्स किरण, एक्स किरण। नेक्स्ट लिखेंगे परा बैगनी किरण। नेक्स्ट लिखेंगे अवरक्त किरण, अवरक्त किरण। आप और लिख सकते हैं दृश्य किरण। एक मिनट स्टूडेंट, दृश्य किरण। कौन सी किरण? दृश्य किरण। आप रेडियो तरंग भी लिख सकते हैं, रेडियो तरंग।
तो कौन कौन सी बताया? गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, दृश्य किरण, रेडियो तरंग, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चंस, प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? वे तरंगे जिनको चलने के लिए, गति करने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? माध्यम की आवश्यकता हो, उसे यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव बोला जाता है। मतलब सर कि ये जब भी चलेंगी या तो ठोस में चलेंगी, या तो द्रव में चलेंगी, या तो गैस में चलेंगी, लेकिन निर्वात में ये तरंगे कभी भी नहीं चलेंगी। जैसे ध्वनि, जैसे क्या? ध्वनि कैसी तरंग होती है? तो ध्वनि यांत्रिक तरंग होती है। जैसे हम और आप या आपके फ्रेंड, आप लोग बातचीत करते होंगे तो एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वही दो फ्रेंड हमके कहें कि आप लोग चंद्रमा पे चले जाइए, अब वहां पर बातचीत करिए, तो क्या एक दूसरे की आवाज आप लोगों को सुनाई देगी क्या? तो आंसर होगा नहीं। इसका रीजन यह है कि ध्वनि जब भी चलेगी वो माध्यम में चलेगी, निर्वात में, वैक्यूम में कभी नहीं चलेगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? विद्युत चुंबकीय तरंग। और मैंने विद्युत चुंबकीय तरंग और भी लिखवा दिया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, दृश्य किरण, रेडियो तरंग, ये सब अयांत्रिक तरंग हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सूर्य द्वारा उत्पन्न हानिकारक विकिरण है गामा किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, अल्फा किरण। हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरण। कौन सी किरण? पराबैंगनी किरण, जिसे अल्ट्रावायलेट बोला जाता है। और पराबैंगनी किरण 3 प्रकार की होती हैं मेरे प्यारे साथियों। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो इसे शॉर्ट फॉर्म में यूवी बोला जाता है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखने वाला हूं, यूबी सी, यूबी बी और यूबी ए। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट वी, अल्ट्रावायलेट सी। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसके पास होती है, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति यूबीसी के पास होती है। उससे कम किसकी होती है आवृत्ति, तो फिर किसकी होती है ज्यादा, तो यूबीबी की। सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम हमारी यूबीए की आवृत्ति होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि पराबैंगनी किरण को ओजोन परत जो है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, उसको हमारे पृथ्वी से आने से रोका जाता है। तो किस अल्ट्रावायलेट को वो रोकती है? क्या ए को रोकती है, कि बी को रोकती है, कि सी को रोकती है? बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी आप लोग, बताइए। ओजोन की परतें किस यूवी रे को रोकती हैं? तो यूबी सी को रोकती है। कौन रोकता है? ओजोन परत। ओजोन परत कहां पाई जाती है मेरे साथियों? तो समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। और
अगर हम बात करें हमारे पृथ्वी पर कौन सी किरणें अल्ट्रावायलेट नहीं आती है तो यूबीसी, और कौन सी हमारे पृथ्वी पर आती हैं तो यूबीए और यूबीबी, दोनों किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं। और इसी से हमें एक फ्री में विटामिन भी मिलता है। चलिए उस विटामिन का नाम बताइए, तुरंत कमेंट करिए आप लोग कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है। विटामिन डी। कौन सी विटामिन मिलती है स्टूडेंट? विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है गाइस? तो कैल्सीफेरॉल होता है। अच्छा, विटामिन डी हमें प्रकाश से मिलता है, तो क्या आप लोग किसी भी समय प्रकाश में चले जाएंगे और प्रकाश आपको धूप लग जाएगा तो विटामिन डी मिल जाएगा क्या? भाई फ्री की बात है, तो ऐसा होता है क्या? कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों। जब सूर्य निकलता रहता है और सूर्य डूबता रहता है, उस समय जब हमें धूप लगती है तो विटामिन डी मिलता है। ऐसा नहीं है कि दोपहर के 12 बजे आप धूप में बैठ जाओ और आपको आराम से विटामिन डी मिलता रहे, है ना। तो विटामिन डी जब सूर्य निकलता है उस समय के प्रकाश के द्वारा, और जब सूर्य डूबता है यानी सूर्यास्त होता है उसके प्रकाश के द्वारा हमें विटामिन डी मिलता है। अच्छा, अगर यूबीसी हमारे पृथ्वी पर आ जाए तो हमें क्या दिक्कत होने वाली है? तो मेरे प्यारे साथियों, त्वचा रोग होगा। कौन सा रोग होगा? त्वचा रोग। त्वचा रोग में कैंसर जैसे रोग होते हैं। दूसरा अगर बात कर लिया जाए तो जीन विकार हो जाता है। जीन विकार यानी हमारे डीएनए में ही परिवर्तन हो जाएंगे। आंख से संबंधित रोग होने लगेगा, जैसे मोतियाबिंद जैसे रोग होने लगते हैं जब अगर यूबीसी हमारे पृथ्वी पर आ जाए तो। और सोचिए, जीन विकार, डीएनए में परिवर्तन। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की, यूबीए, यूबीबी, यूबीसी। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है? तो यूबीसी के पास होती है। फिर सबसे कम किसके पास होती है? यूबीए के पास होती है। हमारे पृथ्वी पर कौन आती है? तो यूबीए और यूबीबी। हमारे पृथ्वी पर कौन नहीं आती है? तो यूबीसी। उसको कौन रोकती है? तो ओजोन परत। ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। और समताप ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो डॉप्सन में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में। पराबैंगनी किरण ए और पराबैंगनी किरण बी से हमें एक विटामिन मिलती है, विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और जो हमारे दांत एवं अस्थि के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए आइए, अभी मैं आप जितना भी ऑप्शन दिया है सबको लिखवाया था। कह रहा है रेडियो तरंग, औरक्त, माइक्रोवेव, अल्ट्रासाउंड। अभी जो मैं किरणें लिखवाया था विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत, तो क्या कहीं अल्ट्रासाउंड मैंने लिखवाया था? क्या नहीं लिखवाया था? तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? नहीं है। ये अंडरलाइन कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो कौन नहीं है? अल्ट्रासाउंड, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज बस आज के लिए इतने ही PYQ विद कॉन्सेप्ट को देखा जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दमदार तरीके से अपने एग्जाम्स की परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और आप सभी को थैंक यू आपके
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस की तरफ से